दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग 3 स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो हम लोग ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे एज वेल एज आईआरएफसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। विप्रो अपने बिजनेस को जो है वो रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं और आने वाले समय में विप्रो अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? विप्रो में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें विप्रो से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है या नहीं? तो होपफुली दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो विप्रो पिछले 1 सालों में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी का अगर हम लोग बिजनेस देखें और कंपनी जिस तरह से बिजनेस एक्वायर कर रही है उसे हम लोग अगर देखें तो हमें ये ऐसा लगता है कि विप्रो में हमें फिर से एक अच्छी खासी तेजी का दौर शुरू होते हुए दिखाई दे सकती है आने वाले समय में। और वैसे भी विप्रो को तो बोनस का बादशाह भी कहा जाता है। लगातार अच्छा बोनस भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। और ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें तो ट्राइडेंट एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे दिया है। अगर आपको याद हो तो जब से ट्राइडेंट 4 रुपए 5 रुपए के लेवल में ट्रेड किया करता था उस समय से ट्राइडेंट को रिकमेंड किया जा रहा है और जिन लोगों ने भी उस लेवल पर ट्राइडेंट को खरीद कर रखा दिखाया तो उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ट्राइडेंट का स्टॉक जो है वो हमें 70 रुपए के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। तो जिन लोगों ने भी लोअर लेवल पर खरीद कर रखा था देखा जाए तो ट्राइडेंट से उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अभी के समय में देखा है तो ट्राइडेंट काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और ट्राइडेंट को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट भी सामने निकल कर आया है। तो वो क्या अपडेट है और हमें क्या ट्राइडेंट में निवेश करके रखना चाहिए या नहीं, ये क्या सही समय रहने वाला है ट्राइडेंट में निवेश करने का, तो इस वीडियो में आपको ये भी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग आईआरएफसी के बारे में बात करें तो ये एक रेलवे को फाइनेंस करने वाली एक कंपनी है और देखा जाए तो ये एक शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। और देखा जाए तो आईआरएफसी में अभी भी हम लोग दाव लगा सकते हैं क्योंकि अभी जिस प्राइस लेवल में आईआरएफसी ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ये देखा जाए तो अपने आईपीओ प्राइस के इर्द गिर्द ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आईआरएफसी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के समय में, तो इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। अब सबसे पहले अगर हम लोग विप्रो की बात करें तो यहाँ पर विप्रो से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आया है। यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर विप्रो के द्वारा एक फैसला लिया गया है। कंपनी अपने बिजनेस को 4 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल बिजनेस लाइनअप में डिवाइड करने वाली है। और आप देख सकते हो कि कंपनी ने ग्रोथ की संभावना तलाश करने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान किया है। और आप देख सकते हो कि कंपनी अपने कारोबार को रिस्ट्रक्चर करने वाली है जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। अब सीईओ थेरी डेलापोर्टे के कार्यकाल में देखा जाए तो ये दूसरी बार रिस्ट्रक्चर हो रही है। 1 जनवरी 2021 में देखा जाए तो पहली बार रिस्ट्रक्चर हुई थी और ये जो 1 अप्रैल 2023 में जो रिस्ट्रक्चर होने वाली है ये देखा जाए तो दूसरी बार कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। जब पहली बार रिस्ट्रक्चर हुआ था तब उस समय 2 ग्लोबल लाइन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब जो दूसरी बार जो रिस्ट्रक्चर हो रहा है इसमें देखा है तो 4 ग्लोबल लाइन को, दैट मीन्स 4 ग्लोबल बिजनेस को रिस्ट्रक्चर की जाएगी। तो देखा है तो जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है और लोगों का डिमांड बढ़ रहा है उस तरह से विप्रो भी अपना बिजनेस में बदलाव कर रहा है। और आप देख पा रहे हो दोस्तों इसीलिए रिस्ट्रक्चर का प्लान किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हो दोस्तों कि इसको 4 हिस्सों में बांटने से कारोबार को आने वाले समय में और भी गति मिलेगी, कारोबार तेजी से भी बढ़ेगा। और आप देख सकते हो कि इसको 375 रुपीज का टारगेट दिया जा रहा है। यानी देखा है तो विप्रो में आने वाले समय में और भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। मॉर्गन स्टैनली भी अभी के समय में विप्रो को लेकर बुलिश नहीं है, लेकिन वहीं अगर आप विप्रो की परफॉर्मेंस देखें इस समय देखा है तो विप्रो में तेजी का दौर हमें फिर से शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में अगर हम लोग देखें तो विप्रो ने अपने बिजनेस को एक अच्छा रुख दिया है। किस तरह से बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ाए विप्रो, इस पे अभी अच्छी तरीके से काम भी हमें करते हुए दिखाई दे रही है। विप्रो ने काफी कंट्री हेड्स को भी बदला है और विप्रो के द्वारा ली गई ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैसले इसे देखा है तो आने वाले समय में विप्रो में हमें एक अच्छी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे सकती है, जिससे आने वाले समय में विप्रो में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब सबसे अच्छी बात यह है विप्रो की कि विप्रो अपने एम्प्लॉय को ईएसओपी के तहत विप्रो अपने एम्प्लॉयज को 2,45,494 इक्विटी शेयर्स जो है वो अलॉट किए हैं। और लगातार कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स जो है वो अलॉट करती है, जिससे जब भी शेयर का प्राइस बढ़ता है इसके एम्प्लॉयज को एक अच्छा खासा उससे बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर यान इंडस्ट्रीज को लेकर एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है और इस रिपोर्ट के तहत 2028 तक कॉटन यार्न मार्केट जो है वो हमें $100.68 बिलियन तक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आने वाले समय में एक जबरदस्त तेजी का दौर हमें शुरू होता हुआ दिखाई देगा और कॉटन यार्न मार्केट में हमें संभावना जो है वो पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे सकती है। और इस सेक्टर को बिलोंग करते हुए जितने भी कंपनी है उसको आने वाले समय में हमें एक अच्छी खासी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर देखो तो सारे कंपनी का नाम मेंशन किया हुआ है जिसको इससे आने वाले समय में बेनिफिट मिलता हुआ
हमें दिखाई दे सकता है और यहाँ पर ट्राइडेंट का भी नाम। तो इस आर्टिकल को देखने से हम लोगों को यही क्लियरिफिकेशन मिल रहा है कि आने वाले समय में कॉटन यार्न इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा, इसका मार्केट साइज भी हमें एक अच्छा खासा एक्सपैंड होता हुआ दिखाई देगा और इस एक्सपेंशन से डायरेक्टली हमें ट्राइडेंट को बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। और नो डाउट दोस्तों, ट्राइडेंट एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है। ट्राइडेंट का अगर इस क्वार्टर को हम लोग देखें तो ट्राइडेंट इस क्वार्टर में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता हुआ दिखाई दिया है। ट्राइडेंट का रेवेन्यू में भी हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिखाई दिया। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, दैट मींस क्वार्टर 2 से हम लोग कंपेयर करें क्वार्टर 3 को, तो क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है ट्राइडेंट का। और जिस तरह से ट्राइडेंट में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, जिस तरह से ट्राइडेंट अभी एक्सपैंड कर रहा है, नो डाउट दोस्तों, अगर इस लेवल पे भी हम लोग ट्राइडेंट में इन्वेस्ट कर रखे तो आने वाले समय में ट्राइडेंट से हमें एक बहुत ही बेहतरीन एक मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिन लोगों ने ट्राइडेंट में इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें भले भांति मालूम है किस तरह का रिटर्न ट्राइडेंट से उन्हें मिला है, एज वेल एज आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न उन्हें मिल सकता है। अब हम चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। तो आईआरएफसी देखा है तो अपने हायर लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बजट से पहले आईआरएफसी का स्टॉक हमें 37-38 तक जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अभी अपने हायर लेवल से आईआरएफसी देखा है तो अच्छा खासा हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईआरएफसी देखा है तो एक बहुत ही मजबूत कंपनी है और आप ये भी समझ सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है वो काफी शानदार तरीके से इसको आगे की तरफ बढ़ा सकता है। यहाँ पर जिस तरह से रेलवे को लेकर एक के बाद एक अनाउंसमेंट होते हुए हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों कि हमारे पीएम जो है वो बेलगावी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट इनोवेशन कर रहे हैं, जो कि कर्नाटका में है। और लगातार बहुत सारे रेलवे स्टेशन को जो है वो रीडेवलप किया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि इस बार बजट में रेलवेज के लिए 2.4 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइड करके रखा गया है, जो कि 2013-2014 से 9 गुना ज्यादा अमाउंट इस बार के लिए रेलवे के लिए बजट में लाया गया है। साथ ही साथ रेलवेज के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लाया जा रहा है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर रेलवे के सिक्योरिटीज के लिए एक कवच बोल के एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे देखा है तो आने वाले समय में रेलवेज का सिक्योरिटी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो भी पैसा ये रीडेवलपमेंट कवच टेक्नोलॉजी बनाने में जो भी पैसा लगने वाला है, ये देखा है तो आईआरएफसी फाइनेंस करने वाला है। और आईआरएफसी का सबसे अच्छा बात यह है कि आईआरएफसी जो भी पैसा फाइनेंस करता है रेलवेज को, वो देखा है तो रुकता नहीं है, क्योंकि सरकार उसका गारंटी लेता है। और देखा है तो आईआरएफसी को अपने इनकम के ऊपर टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ आईआरएफसी का मैन पावर भी बहुत ही कम है। आईआरएफसी देखा है तो एक होटल से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है 36-37 एम्प्लॉयज को लेकर। तो आईआरएफसी का देखा है तो खर्चा कम है और प्रॉफिट काफी ज्यादा है। तो अगर आप सोच रहे हो आईआरएफसी में इन्वेस्ट करने का, तो आईआरएफसी में आप किसी भी लेवल में इन्वेस्ट करके रख सकते हो, क्योंकि आईआरएफसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। और अगर हम लोग आईआरएफसी को मिनिमम 4 से 5 साल के लिए अगर होल्ड कर रखते हैं, नो डाउट आईआरएफसी हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न तो देगा ही देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।